आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। हम लोगों ने सेल यूनिट ऑफ लाइफ को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ, हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, हमें एनसीईआरटी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए की जाती है। ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और इतनी आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाना, ये सिर्फ़ आपके लिए है कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आए। आप यूट्यूब पे और भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको फ़ायदा दे रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए। इससे आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, बच्चों को अच्छा लग रहा है कंटेंट। हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा पढ़ाना कुछ फ़ायदा कर रहा है, इसी वजह से आगे वीडियो डालने की एक जज़्बा मिल पाता है कि हाँ, आगे वीडियो डालना है, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं इस वीडियो का। बार-बार उनका कमेंट आता है, कमेंट भी करिए प्लीज़, कमेंट आता है कि हाँ, आगे वीडियो डालिए, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से। आपको लगता है कि एक लाइक करने से कुछ नहीं, लेकिन आपके एक लाइक से, आपको सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लगता है कि हाँ, आगे वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगे तो ही लाइक करिए। नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिए, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। लेकिन हम लोग जो चल रहे हैं वो हमारी पहले पूरी हमारी सेल बायोलॉजी को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? हम लोग क्या करें, लिविंग वर्ड से हमने नहीं उठाया, हमने पहले सेल बायोलॉजी को कवर करना है। पहले हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ कवर करा, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा सेल बायोलॉजी का कि बेसिकली सेल क्या है। उसके बाद फिर हमने धीरे-धीरे ऐसे करके हम सारे चैप्टर को इंशाल्लाह कवर करेंगे, और आप भी साथ दीजिए हमारा, और हम भी आपके साथ बने रहेंगे। इसी तरीके से हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। कह रहे हैं, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। है ना? कह रहा है कि हमें, आर यू अवेयर, हमें अवेयर, क्या हम अवेयर हैं दैट ऑल ऑर्गेनिज़म की जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, इवन द लार्जेस्ट, और यहाँ तक भी जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज़म है, उसकी जो लाइफ होती है, दे स्टार्ट देयर लाइफ, उसकी जो लाइफ शुरू होती है फ्रॉम अ सिंगल सेल से। किससे शुरू होती है? एक सिंगल सेल से उसकी लाइफ शुरू होती है। एक सिंगल सेल से उसकी लाइफ शुरू होती है कि हम अवेयर हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज़म है, यहाँ तक कि जितने बड़े बड़े ऑर्गेनिज़म हैं, वो किससे स्टार्ट हुए, उनकी लाइफ किससे स्टार्ट हुई है, उनकी बॉडी बनना किससे शुरू हुई? एक सिंगल सेल से शुरू हुई है। और यहाँ पे लिख लीजिए, वो सिंगल सेल कौन होती है? वो हमारी जाइगोट होती है ना। वो सिंगल सेल, वो जाइगोट, जो कि क्या करता है, माइटोसिस करता है, फिर जा कर के धीरे धीरे क्या करती है हमारी, माइटोसिस करके फिर पूरा हमारा एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से पूरा हमारा एक बेबी क्रिएट होता है, और उसके बाद पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो हम लोगों की जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी है? एक सिंगल सेल से हम लोग पूरे बनना शुरू हुए हैं। वो सिंगल सेल क्या है? जाइगोट है, जिसमें माइटोसिस होकर के पूरी बॉडी हमारी बनती है। यू में वंडर, तुम आश्चर्य करते हो, हाउ, कैसे, अ सिंगल सेल देन गोज़ ऑन टू फॉर्म अ सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। है ना? कह रहा है कि तुम आश्चर्य करते होगे, अवश्य करते होगे कि कैसे ये जो छोटा सा नन्हा सा सेल जो जाइगोट था, ये कैसे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया। है ना? ये छोटा सा नन्हा सा जो सेल था वो इतना बड़ा कैसे बन गया, उसका रीज़न क्या है ना? इतना लार्ज ऑर्गेनिज्म कैसे बना? तो उसका रीज़न है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। है ना? उसका रीज़न क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कि उसमें क्या हुई है? ग्रोथ हुई है और रिप्रोडक्शन हुआ है ना? जिसकी वजह से डिवीज़न हुआ है, जिसकी वजह से सेल क्या करी है, वो धीरे धीरे एक लार्ज होती गई है, मतलब अपने नंबर बढ़ाती गई है, और पूरी बॉडी क्रिएट कर दिया है उसने। तो अब यहाँ कह रहा है कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, एनसीईआरटी ने कहा है, इट इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स। है ना? ये सेल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन।
ये ग्रोथ कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सेल की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और सेल में हमारा हमने पढ़ लिया पूरा स्ट्रक्चर कि सेल में हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है बेसिकली उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे जितनी भी ग्रोथ को हम पढ़ेंगे वो कौन सी ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सेल का जो साइटोप्लाज्म बढ़ने लगता है, फिर एक कंडीशन में जो सेल होती है वो अपने इतने ज़्यादा साइटोप्लाज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड होना पड़ता है ना। अभी हम देखेंगे कि सेल डिवाइड क्यों करती है, उसको क्यों करना पड़ता है, उसको ऐसी क्या ज़रूरत उसको पड़ जाती है कि उसको डिवाइड होना पड़ता है। तो पहले क्या होती है, ग्रोथ होती है, मतलब सेल के अंदर जितना साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। जब बढ़ने लगता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को, जिसकी वजह से सेल को डिवाइड होना पड़ता है और रिप्रोडक्शन करती है। ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे किसके होते हैं, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये सेम होते हैं और एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब सेम, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अलग अलग होते हैं, मतलब ग्रोथ अलग होती है और रिप्रोडक्शन अलग होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होती है, जैसे कि हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, अमेबा है ना, अमेबा, ये जितने भी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में, इनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ साथ साथ होती है ना। सेल बड़ी होती है और फिर क्या करती है, वहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन भी चल रहा होता है और ग्रोथ भी हो रहा होता है। लेकिन जो हमारे मल्टी सेलर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग हो गए, हम लोग हो गए और एनिमल हो गया, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो हमारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं ये हमारे बेसिकली कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं ना। एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, मतलब ग्रोथ अलग होता है और हमारा रिप्रोडक्शन अलग होता है, तो ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। अब कह रहा है कि जो हमारे सेल होती थी वो दो तरीके की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन ग्रोथ सेम होती है, पहली बात, वहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होता है। और वहाँ पे जब हमारी सेल डिवाइड करने चलती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो पहले क्या करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, है ना। सेल क्या करेगी, अपने अंदर के जो डीएनए उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, दो तरीके का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता था, है ना, देखा था, जो हमारा एक हमारा प्लास्टिड होता, हमारा एक प्लाज्मिड होता था, और क्या होता था, एक हमारा जीनोम होता था। दो तरीके का डीएनए हमारा पाया जाता था प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये क्या करते हैं, पहले रेप्लिकेट करते हैं, अपनी दो कॉपी बना लेते हैं क्योंकि उनको डिवाइड होना है, फिर बाद में जाकर के सिंपल सा बाइनरी फिशन कर देते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस बेसिकली ग्रोथ में भी हो रहे होते हैं, साथ ही साथ ग्रोथ हो रहा होता है और रिप्रोडक्शन भी साथ साथ हो रहा होता है। और कह रहा है अगर यूकैरियोटिक सेल होगा तो यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेल साइकिल चलती है ना, जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो पढ़ रहे हैं बेसिकली किसके हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, सेल साइकिल वहाँ नहीं होती, वहाँ सिंपल सा पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर हमारा बाइनरी फिशन हो जाता है। यहाँ पे पूरी कॉम्प्लेक्स सेल साइकिल होती है और यहाँ पे कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि इंटरफेज और एम फेज, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कह रहा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, ठीक है। कह रहा है इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, सेल्स की होती है। किसकी, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल पाया जा रहा है ना, उस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उनके सेल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑल सेल्स, है ना, जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जो ये ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग, है ना। डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड होते हैं, डिवाइडिंग इंटू टू, है ना, क्या कहते हैं, टू विद ईच पेरेंटल सेल, है ना। क्या कहेंगे, या डिवाइड करते हैं इंटू टू डॉटर सेल्स में। किस में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिख लिए, टू डॉटर सेल्स। वो जो हमारा सेल्स होता है वो डिवाइड करता है टू डॉटर सेल में। जो कह रहा है विद के साथ ईच पेरेंटल सेल, है ना, जो पेरेंटल सेल होता है, ईच पेरेंटल सेल, जिससे कि जो हमारा सेल जिससे डॉटर सेल बनी, तो डॉटर सेल जिससे बनी, जो वो ईच पेरेंटल सेल थे जिससे डॉटर सेल बनी, तो उस डॉटर सेल किससे बनेगी, पेरेंट सेल से। तो पेरेंटल सेल जो होता है वो क्या करता है, गिविंग मतलब देता है, राइज टू क्या करता है, दो देता है, टू डॉटर सेल्स ईच टाइम, है ना। उसी समय क्या करता है, वो जो हमारा पेरेंटल सेल होता है, अभी बता रहे पेरेंटल सेल क्या है, पेरेंटल सेल जो होता है वो दो
2 डॉटर सेल हमें देता है उसी टाइम में, है ना। जैसे कि हमारा ये एक सेल था, ये एक नन्हा सा एक सेल था, ठीक है। ये एक छोटा सा सेल था, इसको हम कह रहे हैं पेरेंटल सेल। ये क्या करता है, जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो ये क्या करेगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा, ये जो तो एक डॉटर सेल और दूसरी डॉटर सेल। फिर ये डॉटर सेल क्या करती, फिर से रिप्रोड्यूस करती, अगर आगे डिवीज़न होना है तो फिर से इससे 2 डॉटर सेल और इससे दो डॉटर सेल बनती है। और इससे हमारी सेल की जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ती जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है और सेल के नंबर इंक्रीज़ होते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हमारा कि जो डॉटर सेल्स होती है वो ईच टाइम क्या होती है, ये बनती हैं, दे डिवाइड होती हैं, ठीक है। दीज न्यूली, ये जो नई बनी हुई सेल है जिसे हम डॉटर सेल कह रहे हैं, ठीक है। दीज न्यूली सेल्स या दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स, जो डॉटर सेल्स बनी हैं, कैन देमसेल्व ग्रो, है ना। कह रहा है कि जब ये डॉटर सेल जो हमारी बनती हैं बाद में, जैसे कि डॉटर सेल बनी है ना, इस लाइन का मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ये पेरेंटल सेल थी, फिर ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल बनी, ये क्या करती है हमारी, फिर से क्या करती है, कैन देमसेल्व ग्रो, फिर से वो ग्रो करेगी। ग्रो का मतलब है ग्रोथ और ग्रो। अगर ग्रोथ की बात सेल साइकिल सेल डिवीजन में हो रही है तो वो कौन सी ग्रोथ होगी, वो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, याद रखेगा, साइटोप्लाज्मिक बढ़ेगा। फिर से इस डॉटर सेल में साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, ग्रो करेगा, उसके बाद फिर से ये डिवाइड करेगी, है ना। देमसेल्फ ग्रो करेगी एंड डिवाइड करेगी, और फिर क्या करेगी, गिविंग, फिर हमें देगी राइज टू अ न्यू, है ना, फिर से हमारी न्यू डॉटर सेल्स बनेंगी। और ऐसे ऐसे करते करते सेल पॉपुलेशन, है ना, एक बहुत पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी, न्यू सेल पॉपुलेशन। न्यू सेल पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जब डिवीज़न होता जाएगा तो सेल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना, तो न्यू सेल पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी। क्या बन जाएगी, एक न्यू सेल पॉपुलेशन बन जाएगी सेल्स की, जो नई डॉटर सेल्स बनी है तो वो कई सारी हमारी सेल की पॉपुलेशन बन जाएगी। दैट की इज़ फॉर्म्ड, जो बनेगी बाय द ग्रोथ, है ना। अब ये जो सेल पॉपुलेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी हमारी ग्रोथ से, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड डिवीजन से, है ना। क्या कह रहा है कि ये जो हमारा पॉपुलेशन बनी थी, न्यू सेल पॉपुलेशन कैसे बनेगी, वो बनेगी हमारी ग्रोथ से, है ना, ग्रोथ से एंड डिवीजन से, ठीक है। अब ये डिवीजन किसका होगा, ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल का। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जो हमारा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यू सेल पॉपुलेशन है वो कैसे बन रही है, वो ग्रोथ से बन रही है और हमारी डिवीजन से बन रही है। डिवीजन किसका हो रहा है, अभी देखा जाइगोट है ना, जो सिंगल पेरेंटल सेल हमको जिसको हम कह रहे हैं, अब ये सिंगल पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बनेंगी, वो सिंगल सेल ही तो था, तो सिंगल पेरेंटल सेल से हमारा क्या बनी है, न्यू सेल पॉपुलेशन बनी है। अब इस सिंगल पेरेंटल सेल को हम क्या कह देते हैं, मतलब ये जो सिंगल पेरेंटल सेल क्या करेगी, ये बनाएगी हमारा एंड इट्स प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है डॉटर सेल, ठीक है, लिख लीजिए, प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, डॉटर सेल। तो ये जो हमारी सिंगल पेरेंटल सेल है वो क्या बनाएगी, हमारी जो इसकी प्रोजेनी होगी, है ना, और इट्स प्रोजेनी, है ना, मतलब इससे जो हमारे डॉटर सेल बनेंगे तो इट्स डॉटर सेल इन यहाँ पे क्या बनेंगे, एंड इट्स डॉटर सेल। और यहाँ से क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स, देखिए फिर से समझ लिए, यहाँ पे कह रहा है जो हमारा न्यू सेल पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन, वो कैसे बनेगी, इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ से बनेगी और डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी, है ना। ये लाइन का मतलब क्या है, जो हमारा न्यू सेल पॉपुलेशन है वो किससे बनेगी, सिंगल पेरेंटल सेल से बनेगी और उसकी जो प्रोजेनी है, इट्स प्रोजेनी से भी तो बन सकती है ना। जो सिंगल सेल पेरेंटल सेल, ये सिंगल पेरेंटल सेल सा, इससे हमारी 2 डॉटर सेल बनी। अब ये डॉटर सेल क्या है, इनको हम डॉटर सेल को प्रोजेनी सेल्स भी कह सकते हैं ना। ये प्रोजेनी सेल क्या है, ये फिर से क्या होंगी, ग्रो करेंगी और देन सेल, फिर कैन देम सेल डिवाइड करेंगी। तो ये भी तो हमारी जो नई पॉपुलेशन बनाने में मदद कर रही है ना। एक पेरेंटल सेल से तो न्यू पॉपुलेशन सेल बनी, लेकिन इन डॉटर सेल ने भी तो आगे नंबर बढ़ाया ना, फर्दर इन डॉटर सेल ने भी डिवाइड करा। तो हमारी सेल पॉपुलेशन को बढ़ाने में कौन से 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, पहला ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो होनी ही होनी है, उसके बाद हमारी जो पेरेंटल सेल तो डिवाइड करेगी, फिर बाद में जो डॉटर सेल बनाएगी जिसको हम प्रोजेनी सेल कहते थे, तो प्रोजेनी सेल भी क्या करेगी, आगे फर्दर डिवाइड होगी, जिससे हमारी सेल की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सच अ साइकिल, है ना, ये एक साइकिल होती है ऑफ अ ग्रोथ एंड डिवीजन। अब ये जो ग्रोथ और डिवीजन हो रहा है बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं, एक साइकिल होता है ना, साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। ये जो ग्रोथ और डिवीजन, ये 2 चीज़ें जो होती हैं बेसिकली किसी सेल में, सेल पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, वो साइकिल होती है ना, साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। ग्रोथ और डिवीजन की एक साइकिल चलती है जो कि अलाउ, है ना, अलाउ मतलब परमिशन देती है
अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन सेल्स, है ना। ये जो साइकिल होती है ये अलाउ करती है, परमिशन देती है उस सिंगल सेल को, उस नन्हे से सेल को, उस जाइगोट को परमिशन देती है कि टू फॉर्म, बनाओ अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन सेल्स, जो अपने अंदर क्या रखे हुए, एक बहुत सारे मिलियन सेल्स रखे हुए, उस स्ट्रक्चर को बनाओ, है ना। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारी सेल ग्रोथ डिवीजन है ये अलाउ करती है, परमिशन करती है उस नन्हे से सेल को कि तुम जा कर के एक बड़ा सा, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाओ जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा इंट्रोडक्शन सेल साइकिल सेल डिवीजन का। देन हमारा सेल साइकिल, अब सेल साइकिल में क्या होगी, दो चीज़ें होंगी, ग्रोथ और हमारा सेल डिवीजन। ग्रोथ सेल डिवीजन मतलब इसके दो फेजेस हो जाएंगे, एक इंटरफेस होगा और एक हमारा एम फेज होगा। जो ग्रोथ होगी वो इंटरफेस में होगी। देखो दो चीज़ें मेन होती, एक ग्रोथ होगा, ठीक है। क्या होता था हमारा सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, याद करो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल्स, है ना। और इन अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो इट इज़ द एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। और ये ग्रोथ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब डिवीजन ही होता है। इनको हम क्या कहेंगे, जो ग्रोथ होती है प्रॉपरली वो होती है हमारी इंटरफेस में। इंटरफेस में सब ग्रोथ वगैरह ही प्रिपरेशन चलती है, और डिवीजन जब करना होता है तो एम फेज आता है। तो दो चीज़ें होती है, ग्रोथ एंड हमारी रिप्रोडक्शन, जिसी वजह से सेल को, सेल के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहे गए हैं। इसी की वजह से सेल अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब प्रोजेनी सेल से एक डॉटर सेल्स बनाती है, जिसको हम दो फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, एक हमारा इंटरफेस और एक हमारा एम फेज, जिसको हम पढ़ेंगे। सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पजेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है सब में सेल डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, किसी सेल के डिवाइड करते समय क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, है ना, ऑल्सो टेक प्लेस। जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो उसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है हमारा, जिसमें इंफॉर्मेशन भरी होती है, वो रेप्लिकेट करती है, मतलब अपनी कॉपी बनाती है, और सेल ग्रोथ होता है। ये भैया याद रखो, सेल ग्रोथ कहीं भी आए, सेल ग्रोथ का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है वो बड़ा होगा, है ना, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करेगा। सेल ग्रोथ कौन सी, ऐसे एरो बना के लिख लो, इट इज़ द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। डीएनए रेप्लिकेशन होता है और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, ऑल्सो टेक प्लेस। ऑल दीज प्रोसेस, और ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल डिवीजन, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, हेंस, है ना, हैव टू टेक अ प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन, ठीक है। कह रहा है कि ये जो जितने भी प्रोसेस है, हमारा सेल डिवीजन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गया, ये क्या करते हैं, हैव टू टेक अ प्लेस, इनको जो है ये जो इनकी जो जगह होती है, जो जगह लेते हैं ना, कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है, कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, स्टेप वाइज होते हैं। तो एक के बाद एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेटेड वे में होंगे, है ना, तभी क्या होगी हमारी, टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन, तभी करेक्ट डिवीजन होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहला डीएनए, पहले सेल ग्रोथ कर गई, फिर सेल डिवीजन हो गया, फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, है ना, ये इनकरेक्ट डिवीजन होगा। अगर हमें एक करेक्ट डिवीजन चाहिए तो ये सारे क्या होंगे, एक टेक टू प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे में, एक के बाद एक होंगे, है ना, कोऑर्डिनेटेड होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे, हर एक के बाद एक स्टेप आएगा, तब ये प्रॉपर वे में होंगे, तभी एक करेक्ट डिवीजन हो पाएगी, है ना। एंड फॉर्मेशन, और बन पाएगा, ऑफ अ प्रोजेनी सेल्स मतलब डॉटर सेल्स बन पाएंगी, कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे हमारी जो प्रोजेनी सेल्स होती हैं, और जो ये मतलब जो जिसकी वजह से हमारी प्रोजेनी सेल्स मतलब डॉटर सेल्स बन पाएंगी, जो अपने अंदर क्या भरे हुए होंगी, अपने अंदर क्या रखे होंगे, इंटैक्ट का मतलब होल, बहुत सारा, जीनोम, जीनोम का मतलब होता है नंबर ऑफ या ग्रुप ऑफ जीन्स, है ना। जीन्स हमें मालूम होता है क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। अभी आपको सेल साइकिल का बेसिक थोड़ा बता देती हूँ, वो मालूम होना चाहिए, तभी सेल साइकिल सही से समझ पाएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इसको समझ लिया तो बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। ये कह रहा है जो हमारे जीन्स, बहुत सारे जीन्स, जो डीएनए के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें जो जीन होते हैं, तो मल्टीपल ऑफ जीन्स का ग्रुप होता है ना, उसको हम कहते हैं जीनोम। तो ये सेल्स में क्या भरा होगा, इंटैक्ट, कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, है ना, क्या कह रहा है,
द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो ये इवेंट्स है लाइक हमारा सेल डिवीजन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सब क्या है, ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना। ये एक पहले से हमारा क्या होगा, सेल ग्रोथ करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो एक सीक्वेंस पे चलेगा, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट, है ना। सीक्वेंस जो इवेंट होगा बाय विच, जिसके द्वारा अ सेल डुप्लीकेट, जिसके द्वारा क्या होगी, जो एक सेल होगी वो डुप्लीकेट करेगी क्या, इट्स जीनोम, है ना। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले हमारी जो सेल होगी वो डुप्लीकेट करेगी, है ना। क्या करेगी, उसके अपने जीनोम को, मतलब हमने जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगी, फिर सिंथेसिस करेगी, मतलब चीज़ों को बनाएगी, प्रोटीन्स बनाएगी, और द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, है ना, अदर ऑर्गेनल्स, मतलब क्या करेगी, पहले डीएनए कंटेंट को डबल करेगी, फिर ऑर्गेनल्स को, मतलब अदर कंसिस्टेंट्स को बनाएगी, कंस्टिट्यूएंट्स को ऑफ द सेल के, एंड उसके बाद इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स या 2 प्रोजेनी सेल्स, फिर क्या करेगी, 2 सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो ये सारे क्या है, ये जो स्टेप आ रहे हैं ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। तो इसी तरीके से जब सेल प्रॉपर करेगी तभी वो एक क्या करेगी, एक इंश्योर करेक्ट रिवीजन कर पाएगी, ठीक है। डिवाइड इंटू 2 डॉटर सेल्स इन टर्म्स द सेल साइकिल, है ना। और इसी को हम क्या कहते थे, इस होल चीज़ को जो हमने इस इवेंट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पढ़े थे, इन्हीं को हम क्या कहते थे, सेल साइकिल। सेल साइकिल में ये सारी चीज़ें होंगी। ऑल दो सेल ग्रोथ जो होती है हमारी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, ये लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजेस, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है वो बढ़ने लगता है। सेल ग्रोथ में क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजेस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ये क्या होता है, चलता रहता है लगातार, मतलब जो हमारा साइटोप्लाज्मिक होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का जो बढ़ना होता है, इंक्रीज होता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो चलता रहता है। डीएनए सिंथेसिस का मतलब होता है, अब डीएनए सिंथेसिस जो होगी वो हमारी किस फेस में होती है, एस फेस ऑफ इंटरफेस। अभी हम पढ़ेंगे दोनों फेसेस को प्रॉपर्ली, तो इंटरफेस के एस फेस में जो डीएनए सिंथेसिस होगी, अकर ओनली द वन स्पेसिफिक स्टेज, है ना। एनसीईआरटी ने क्या कहा है, डीएनए सिंथेसिस जो होगी, डीएनए जब बनेगा, उसकी कॉपी बनेगी, तो वो वहीं पे होगा, ओनली सिर्फ ड्यूरिंग अ वन, एक स्पेसिफिक स्टेज में, और स्पेसिफिक स्टेज का नाम क्या है, एस फेस इन दी सेल साइकिल में, ठीक है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, है ना। अब जो हमारे डीएनए जो डबल होता है, एस फेस में जो डबल हुआ, तो उससे जो हमारे क्रोमोसोम बनी, लाइक ये हमारा ये ऐसा डीएनए था, ये 2 थे, लेकिन उसकी क्या बन गई, कॉपी बन गई। तो जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बना, आर देन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब चला जाता है टू दी डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, है ना। डॉटर न्यूक्लियाई मतलब डॉटर सेल्स की बात कर रहे हैं। जो डॉटर सेल होंगी तो उनके अंदर डॉटर न्यूक्लियाई होंगी। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ना, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, डॉटर सेल का जो न्यूक्लियस होगा उसी डॉटर न्यूक्लियाई कह रहे हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी टू द डॉटर न्यूक्लियाई, क्योंकि भैया हमारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो डॉटर न्यूक्लियाई में चली जाएंगी बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज, है ना। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, जिसे हम कह रहे हैं सेल साइकिल, जिसे हम कह रहे हैं सेल डिवीजन, बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन होगी जब सेल डिवाइड करेगी, तो ये जो हमारा ये पूरा सिंथेसिस हुआ है हमारे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का, ये कहाँ चले जाएंगे, हमारे डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर चले जाएंगे। दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, है ना। ये सारे जो इवेंट होते हैं हमारे यहाँ पे, साइटोप्लाज्म का बनना, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होना, सेल डिवीजन का, सेल डिवाइड होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ये सारे के सारी जो ये इवेंट्स हैं, ये जेनेटिक कंट्रोल है, मतलब इनको कंट्रोल करने वाला कौन है, जीन है ना। अब समझना, ये इनको कंट्रोल करने वाला कौन है, जीन है, जेनेटिक कंट्रोल है। हर एक सेल के अंदर अलग अलग तरीके की जीन होती है, तो हर एक सेल का जो सेल डिवीजन होता है वो अलग अलग होता है ना। कोई सेल्स ऐसी नहीं होती, मतलब जो बॉडी में कितनी टाइप की सेल्स है हमारी, है ना। हमने पढ़ा था सेल यूनिट ऑफ लाइफ में भी मल्टीपल शेप टाइप ऑफ सेल्स होती है हमारी, लॉन्ग होती है हमारी, सिलेंड्रिकल होती है, कनकेव लाइक होती है, आरबीसी का, ब्रेन सेल्स सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हो गई, ऑस्ट्रिच सेल, ये सारी सेल्स, इनके अंदर सेल साइकिल जो होती है अलग अलग हमारी होती। क्यों होती है अलग अलग, क्योंकि उसको अंदर जो कंट्रोल करने वाले जीन हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि हमारी जो ब्रेन सेल की बात करें, तो ब्रेन सेल जो होती है वो हमारी लाइफ थ्रू आउट दी लाइफ एक ही बार डिवाइड करती है ना, वो बहुत कभी ज़्यादा डिवाइड नहीं करती। ब्रेन की सेल जो नर्व सेल होती है
है ना, वो कभी हमारी थ्रू आउट द लाइफ एक बार सिर्फ 1 बार डिवाइड करती है। तो उसके अंदर जीन अलग है जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अंदर जो जीन्स है वो उसको ऐसा कंट्रोल कर रहे हैं कि उसको थ्रू आउट द लाइफ दोबारा क्या करते हैं। अब जो सेल डिवाइड होती है मतलब उसमें सेल साइकिल होती है, अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है तो सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो उसमें हमारी सेल साइकिल रुकी हुई होती है ना, स्टॉप होती है। इसी तरीके से अगर हमारे अगर हम बॉडी के जो ग्रोथ सेल्स की बात करें, जो बॉडी का पूरा मतलब ग्रोथ कराएंगे, तो कंटिन्यूसली उसमें ग्रोथ होती जाती है, मतलब कंटिन्यूसली सेल साइकिल चलती जाती है ना। तो मतलब उसमें ऐसे जीन्स है जो उनको कंटिन्यूटी क्या कर रहे हैं, सेल साइकिल कराने में मदद कर, मतलब बेसिकली उसको कंट्रोल करने हैं। अब देखिए सबसे पहले इससे हम चैप्टर को आगे पढ़े तो सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक्स क्या कह रही है कि अगर हम देखें बेसिक, तो यूनिट ऑफ मतलब हमने देखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। सब सेल से मिलकर के बने होते हैं। और हमें देखा ये जो सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, उसका 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। अगर हम ह्यूमन में बात करें 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो डीएनए का सेगमेंट अगर हम काटें, अभी हमने जीन पढ़ा था ना, तो जीन का जीनोम जिसके अंदर ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं, तो जीन क्या होता है बेसिकली इस डीएनए का अगर हम छोटा सा सेगमेंट काटें, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको हम कहते हैं जीन। अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ड होते हैं क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, है ना, इनको हमें समझ लेना है कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो हम कंफ्यूज ना हो आगे। अब ये सवाल उठता है कि इस 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को, इतने बड़े डीएनए को हम इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रख सकते हैं। तो एक प्रोसेस होता है पैकेजिंग, है ना, पैकेजिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए जो कुछ प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम होता है हमारी हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती है डीएनए से जुड़ जाती है और इसको कंबाइन करना शुरू कर देती है। अब जब ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से जुड़ जाती है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, है ना, इन दोनों को मिला जुला कर हम क्या कहने लगते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, अब क्रोमेटिन भी हमारी कैसी होती है, थ्रेड लाइक होती है, इसे पड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर क्रोमेटिन, उसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, अगर हिस्टोन प्रोटीन उसमें जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब इसका और कंडेंसेशन होता है, मतलब इसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैक होना होता है ताकि ये न्यूक्लियस में जाकर के अच्छे तरीके से स्टोर हो पाए। तो एक और प्रोटीन लगती है जिसे हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन ये थोड़ी ही होती है, हिस्टोन प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगती है, जिसकी वजह से जो डीएनए होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाता है और वो कैसा दिखने लगता है, वो ऐसा थ्रेड लाइक नहीं दिखता है। फिर जब इसके अंदर नॉन हिस्टोन आ जाती है, मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, ये तीनों मिला जुला करके क्या बन जाता है, एक क्रोमोसोम बन जाता है। और ये ऐसा दिखने लगता है, ये ऐसा नहीं दिखेगा थ्रेड लाइक, अब ये ऐसा दिखने लगता है, इस तरीके से डीएनए हमारा दिखने लगता है बेसिकली। अब इसको हम क्या कहने लगते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में कौन कौन सी चीज़ें होती है, हमारा डीएनए होता है, स्टोन होता है और नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। 3 चीज़ों से हमारा क्रोमोसोम मिलकर के बना होता है। अब ये आसानी से न्यूक्लियस में हमारा लग सकता है। अब जब हमारी सेल साइकिल शुरू होती है तो बहुत सारे फेजेस आते हैं ना। तो जब हमारा ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो हमने पढ़ा था एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है जिसे हम एस फेज कहते हैं। तो जब ये सेल साइकिल होती है तो ये क्रोमोसोम का जब रेप्लिकेशन होना होता है तो ये इंटर करता है एस फेज में, है ना। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब जो डीएनए का कंटेंट होता है ना, डीएनए कंटेंट डबल होता है, मतलब डीएनए का कंटेंट को हम डिनोट करते हैं 2C से, अभी आगे आएगा हम पढ़ेंगे 2C से। तो डीएनए का कंटेंट जो होता है वो डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, जैसे कि ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम है ना, इसमें 46 हमारे 46 ये है, तो 2n है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, तो ये 2n से 2n ही रहता है ना, इसका नंबर हमारा डबल नहीं होता, लेकिन जो कंटेंट होता है ना वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट इसे कॉपी बन जाती है, इसके साइड में क्या बनती है, एक क्रोमोसोम की एक और कॉपी बन जाने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इस तरीके से दिखने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 क्रोमोसोम, ये पूरा सिंगल एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम था और ये भी एक क्रोमोसोम था, लेकिन ये कब दिखेगा, ये दिखेगा हमारा आफ्टर द एस फेज, है ना, जब एस फेज ख़त्म हो जाएगा तब पूरा ये हमारा क्रोमोसोम ऐसा दिखने लगेगा। अब ये जो बनी है साइड बाय साइड, है ना, ये क्या थी, ये जो कॉपीज़ बनी इसको हम कहते थे क्रोमेटिड, है ना। क्रोमेटिन क्लियर हुआ, क्रोमेटिन जिसमें हिस्टोन आ गया, अगर नॉन हिस्टोन आ गया तो क्रोमोसोम बन गया। अब ये जब क्रोमोसोम की कॉपी हो गई, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया आफ्टर द एस फेज के बाद, तो वहाँ पे 2 क्रोमेटिड दिखने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्रोमेटिड और सेकंड क्रोमेटिड, और इन दोनों को कहने लगते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक ही क्रोमोसोम में पाई जा रही है तो क्या कहलाती है, सिस्टर
सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है ना, इनकी कॉपी बन जाती है। अब इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इस पूरे क्रोमोसोम में हमारी एक तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड होती है, एक फर्स्ट और सेकंड क्रोमेटिड, और इसके सेंटर में होता है एक सेंट्रोमियर, है ना। हमने सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पढ़ा था। यहाँ पे ये वो नहीं है, ये बीच में क्या होता है सेंट्रोमियर, जो इसको क्या करता है, इन दोनों क्रोमेटिड को आपस में जोड़ करके रखता है। और इसके साइड में 2 स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं काइनेटोकोर, है ना। जब इसको क्या होता है, जब ये दोनों ही क्रोमेटिड सेपरेट होती है, एक दूसरे से अलग होती है ना, एनाफेज में अलग होंगी, तो जब ये अलग होती है तो काइनेटोकोर इनको अलग करने में मदद करते हैं, बेसिकली आगे जाकर इनको स्पिंडल फाइबर से जोड़ने में मदद करती है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक सिंगल क्रोमोसोम में हमारी कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो देखिए अगर एक सिंगल क्रोमोसोम है, मतलब इस तरीके का क्रोमोसोम है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे देखिए एक काइनेटोकोर इधर होता है, एक काइनेटोकोर उधर होता है, 2 काइनेटोकोर होते हैं, ठीक है, एक सिंगल क्रोमोसोम में। तो एक सिंगल क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर होते हैं और 2 क्रोमेटिड होंगे, ठीक है, 2 क्रोमेटिड होंगे, लेकिन एक सेंट्रोमियर होगा, है ना। ऐसे याद रखना है कि अगर हमें सेंट्रोमियर का नंबर फाइंड आउट करना है, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने हमारे क्या होंगे, सेंट्रोमियर, है ना। एक सेंट्रोमियर होगा, सेंटर में प्रेजेंट होता है। और ये सारे स्ट्रक्चर कब दिखेंगे हमें, एस फेज के बाद, जब एस फेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें, अब जब ये चीज़, ये जो क्रोमोसोम होता है, तो क्या होती है यहाँ पे, ये चीज़ भी समझ लीजिए, और ये आगे की इन्फॉर्मेशन है लेकिन थोड़ा सा भी बता दे रहे कि जब जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनता है या फिर तो ये जाइगोट जो बनता है, जैसे कि बेबी जो बनता है, तो क्या होता है अपने पेरेंट्स से टोटली डिफरेंट होता है। क्यों टोटली डिफरेंट होता है, वो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं जेनेटिक मटेरियल, तो जो हमारा सपोज़ मम्मी का जो क्रोमोसोम होता है ना, उनका क्रोमोसोम ऐसा होगा, और जो पापा का क्रोमोसोम हो या फादर का क्रोमोसोम, मदर का क्रोमोसोम, मैटरनल और पैटर्नल जो क्रोमोसोम होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उनके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, ये एक सेम क्रोमोसोम था, एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर के क्रोमेटिड को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। लेकिन अगर 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है, लाइक एक पेरेंट से एक पैटर्नल का था, एक मैटरनल क्रोमोसोम था, तो 2 अलग अलग क्रोमोसोम के हम क्रोमेटिड को क्या कहेंगे, जैसे ये अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड था, ये अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड था, तो इन दोनों को कहेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है ना, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्या होता है, इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे कि एक क्रोमेटिड है और एक क्रोमेटिड है, तो यहाँ से क्या होता है, जेनेटिक जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होती है, यहाँ के जीन इधर चले जाते हैं, मतलब यहाँ का कुछ सेगमेंट का जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है और यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से आगे जब ये आपस में मिल जाती हैं, मिलने के बाद जब क्रॉसिंग ओवर होती है, तो जो हमारा जो जाइगोट बनता है, इससे जो जाइगोट बनता है, तो उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है हमारा। दोनों की इन्फॉर्मेशन आती है पेरेंट्स से और मैटरनल पैटर्नल दोनों से आती है, तो हमारे क्या होता है, एक अलग तरीके का हमारा जाइगोट बनता है, टोटली डिफरेंट जाइगोट बनता है ना, जो कि अपने पेरेंट्स से अलग होता है। अब ये जो हमारा अलग होता है, तो ये प्रोसेस याद रखना है, तो ये किस वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी अदला बदली होती है। और ये जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ होता है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना, नॉन 2 अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में होता है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब अगर देखिए एक सिंगल क्रोमोसोम में इतना सब कुछ था, तो 2 क्रोमोसोम में क्या क्या होगा, 2 क्रोमोसोम होंगे तो उसमें 4 काइनेटोकोर हो जाएंगे, 4 क्रोमेटिड हो जाएंगे और 2 सेंट्रोमियर हो जाएंगे।